नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें यूपीएससी वाला की तरफ से। और आइए जुड़ते हैं एक बहुत जरूरी चर्चा से। यह चर्चा बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि हम जब अपनी पढ़ाई शुरू करें, अपनी तैयारी शुरू करें, तो कोई गलती ना करें, किसी गलती की गुंजाइश न रह जाए। इसलिए सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उनके सामने चुनौतियां क्या क्या आती हैं, समस्याएं क्या क्या आती हैं और उसका वास्तविक समाधान क्या है। आपके लेवल पर क्या समाधान है, हमारे लेवल पर क्या समाधान है, हम कौन सा समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ यह भी याद रहे कि यह चर्चा सिर्फ हिंदी माध्यम तक नहीं सिमटेगी। हिंदी माध्यम के दायरे के बाहर भी हम जाएंगे और उस हर स्टूडेंट के लिए चर्चा बहुत ही जरूरी है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो यूपीएससी की तैयारी में जाना चाहता है और अंतिम रूप से सफल होना चाहता है। तो पहले हिंदी माध्यम की समस्याओं की चर्चा करते हैं, फिर सभी माध्यम की समस्याओं की चर्चा करते हैं। इस चर्चा में हम तथ्यों पर बात करेंगे बगैर भावुक हुए, और तार्किक रूप से समस्याओं की पहचान भी करेंगे और तार्किक रूप से समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। तो सीधे जुड़िए मुझसे। हिंदी माध्यम के सामने चैलेंजेस क्या है और उनका समाधान क्या है। अब थोड़ा हम इस माध्यम के बारे में समझाने से पहले हम यूपीएससी के इतिहास की ओर आपको ले चलते हैं, सिविल सेवाओं के इतिहास की ओर आपको ले चलते हैं। फिर आपको पता चलेगा कब से कब किस माध्यम से यूपीएससी का एग्जाम होना शुरू हुआ। तो अगर हम बात करें शुरुआती दौर में, यह जो सिविल सेवा है ना, इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। इसे ब्रिटिश शासन का इस्पाती ढांचा कहा जाता था। सच तो यही था कि पूरा का पूरा ब्रिटिश शासन जो 200 सालों तक भारत में रहा, उसके पीछे यह अंग्रेजों की नौकरशाही ही थी, इसलिए इसे इस्पाती ढांचा कहा गया। देश आजाद होता है 1947 में। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी बनाई इस सिविल सर्विसेज को भारत सरकार ने सीधे सीधे अडॉप्ट कर लिया। और भारत सरकार ने कहा अब आजादी के सपनों को एक एक आदमी तक ले जाने की जिम्मेदारी इस सिविल सेवा की रहेगी। अब इस सिविल सेवा का उद्देश्य होगा देश का विकास, गरीबी को दूर करना, एक विकसित भारत बनाना, साथ साथ वेलफेयर करना, कल्याण करना। यानी जब आजाद भारत होता है तो सिविल सर्विसेज का उद्देश्य ही बदल दिया जाता है। अब यह वेलफेयर सेंट्रिक हो जाती है, अर्थात अब यह लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। सिविल सर्वेंट के जीवन का, कार्य का अंतिम उद्देश्य होगा भारत के एक एक जन का, गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित करना। तो नए उद्देश्यों के साथ जो सिविल सेवा है वो आजाद भारत में भी कंटिन्यू रही। लेकिन 1979 तक, 1989 तक यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था वो इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट होता था, हिंदी मीडियम में एग्जाम नहीं होते थे। आप कहोगे आजाद भारत में हिंदी मीडियम में एग्जाम ही नहीं होते थे। जी हां, यह सच है, लेकिन यह भावुक होने वाली बात नहीं है। दरअसल यह एक व्यवहारिक निर्णय था। व्यवहारिक निर्णय इसलिए था कि सिविल सेवा में जाने के लिए हायर एजुकेशन चाहिए, उच्चतर शिक्षा चाहिए। देश अभी नया आजाद हुआ था, भूख की समस्या से लड़ रहा था, भूखा भारत था, सुरक्षा की समस्या से लड़ रहा था, ढेर सारे काम थे। रातों रात हम हायर इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो भी उच्चतर शिक्षण संस्थान थे वे सब ब्रिटिश काल के बनाए हुए थे, वहां पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती थी। इसलिए इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और ध्यान देने की कोई वजह भी नहीं थी। कह दिया गया कि चूंकि हायर एजुकेशन पूरे देश में इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध है, इसलिए इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की जाएगी, इंग्लिश मीडियम में ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया जाएगा। अर्थात आजादी से लेकर के 1979 तक सिविल सर्विसेज का पूरा एग्जाम इंग्लिश मीडियम में ही संपन्न होता रहा।
लेकिन 1979 में कहानी बदली। कहानी कैसे बदली? दरअसल 1979 के पहले आपको याद होगी इमरजेंसी, याद होगा आपातकाल, और आपातकाल के बाद का चुनाव याद होगा। और आपातकाल के बाद के चुनाव में कांग्रेस सरकार हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी के नेता के रूप में मोरारजी देसाई यहां दिख रहे हैं। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। जब यह जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, तो इन लोगों का यह मानना था कि हम देश को जमीनी स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। यह जनता पार्टी की सरकार के लोगों का मानना था। और इन्होंने कहा कि चूंकि हम देश को बड़े जमीनी स्तर पर समझते हैं और हमें दिख रहा है कि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पर विकास नहीं पहुंच रहा है, जो हमारी सिविल सेवा है वह आम लोगों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है जितना होना चाहिए। साथ साथ इन लोगों ने यह भी कहा कि जो हमारे सिविल सर्वेंट है वह ग्रास रूट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, यानी जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान वो नहीं दे पाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को वो संबोधित नहीं कर पाते। यही सरकार के लोगों का मानना था। तो इस सरकार ने कहा कि आखिर सिविल सर्वेंट को कैसे अधिक जवाबदेह बनाया जाए, कैसे अधिक संवेदनशील बनाया जाए, और क्या किया जाए कि उनमें भारत के गांव की, खेत के, खलिहान की वास्तविक समस्याओं की समझ हो। क्योंकि जब तक वास्तविक समस्याओं की समझ नहीं होगी वे वास्तविक समाधान दे भी नहीं पाएंगे। और इन्हीं उद्देश्यों से जनता पार्टी की सरकार ने कोठारी कमीशन का गठन किया। आपको यहां दिख रहे होंगे कोठारी साहब। इन्हीं के तहत एक कोठारी कमीशन का गठन किया गया। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, ढेर सारी बातें लिखी। उस ढेर सारी बातों में कोठारी कमीशन ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वह सिर्फ अंग्रेजी मीडियम में होता है और भारत के आम लोगों की अभी उच्चतर शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हो रही है, तो आम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं सिविल सेवा में। वे लोग अफसर नहीं बन रहे हैं जिन्हें भारत की जमीनी हकीकत पता है। इसलिए कोठारी कमीशन ने अपना सुझाव दिया कि यूपीएससी, सीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाए वह एग्जाम हिंदी लैंग्वेज में तो कंडक्ट ही कराया जाए, हिंदी माध्यम से एग्जाम तो लिया ही जाए, साथ साथ भारत की जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं या अन्य भारतीय भाषाएं हैं, जैसे तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ हुआ, मलयालम हुआ, उड़िया हुआ, इनमें भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। अर्थात जो परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में हो रही थी उसके लिए माध्यम के ढेर सारे रास्ते खोल दिए गए। अब हिंदी माध्यम से भी एग्जाम शुरू हुआ 1979 से, एवं भारत की अन्य भारतीय भाषाओं या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा शुरू हो गई। तो यहीं से हम चर्चा शुरू किए थे कि हिंदी माध्यम की कहानी 1979 से शुरू होती है। उस कहानी के पीछे की बैकग्राउंड ये थी। तो कुल मिला जुला करके निष्कर्ष ये निकला कि हिंदी माध्यम या अन्य माध्यम अंग्रेजी के अलावा सिविल सर्विसेज में अस्तित्व में ही आया 1979 से। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। यह सच है कि 1979 से अस्तित्व में आया, लेकिन 1990 तक कोई बहुत प्रभाव नहीं दिखा। अर्थात रिजल्ट आते थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हो जाते थे, इक्के दुक्के ही दिख जाते थे। इसके पीछे की एक वास्तविक वजह भी थी। वास्तविक वजह यह थी कि भले ही हिंदी माध्यम के लिए रास्ते खोल दिए गए, लेकिन अभी भी जो हायर एजुकेशन था, जो उच्चतर शिक्षा थी, वो आम लोगों तक पहुंची ही नहीं थी। देश इतने विश्वविद्यालय, इतने डिग्री कॉलेज नहीं खोल पाया था कि आम लोग जाएं और हायर एजुकेशन ले लें। कुल मिला जुला करके हायर एजुकेशन अभी भी इलीट क्लास के ही पक्ष में थी। पहले के ही लोग जो सेवा में थे, उन्हीं के लोग या राजे महाराजे, जमींदार, व्यापारी, उन्हीं के बच्चे जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों से पढ़ करके आते थे, कैम्ब्रिज से आ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, आईआईटी से आ रहे हैं, आईआईएम से आ रहे हैं, वही सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। ये सब चलता रहा।
1991 में भारत में एक बड़ी घटना घटी और वो बड़ी घटना घटी, भारत ने आर्थिक सुधार लाए। आपको याद होगा राव मनमोहन सिंह मॉडल। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसे 91 का इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है। इसे ही आप पीएलजी पॉलिसी भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण निजीकरण की कहानी आगे बढ़ती है। यानी देश प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पर चल पड़ता है। देश अपने दरवाजे ढेर सारे आर्थिक गतिविधियों के लिए, विदेशी निवेश के लिए खोल देता है। इसका बहुत असर पड़ा। सोच लीजिए, हो रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, लेकिन इसके असर कितने पड़ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक रिफॉर्मों का असर यह हुआ कि तकरीबन 10 सालों में देश में ढेर सारी निजी कंपनियां आई, ढेर सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया, ढेर सारे विदेशी निवेश आए। भारत तेजी से आर्थिक तरक्की की राह पर चल पड़ा। ढेर सारे लोगों को रोजगार मिले, ढेर सारे लोगों को नौकरियां मिली, ढेर सारे लोगों को व्यवसाय मिले। कुल मिलाजुला करके आम आदमी तक पैसा पहुंचा। आम आदमी तक पैसा पहुंचा, गांवों तक पैसा पहुंचा, कस्बों तक पैसा पहुंचा, किसानों तक पैसा पहुंचा, गरीबों तक पैसा पहुंचा, मजदूरों तक पैसा पहुंचा। कुल मिलाजुला करके भारत के मध्यम वर्ग का आकार बड़ा हुआ। जब यह पैसा पहुंचा तो इस पैसे ने लोगों की आर्थिक स्थितियों को मजबूत किया, बड़ा किया। अब किसान के पास जब पैसा पहुंचा तो किसान सोचने लगा कि आज तक तो कलेक्टर साहब हमारे माई बाप थे, कलेक्टर साहब हमारे भगवान थे, अब हमारा भी लड़का कलेक्टर बनेगा, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। अब वो सक्षम था कि अपने बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा सके, हायर एजुकेशन दे सके और उसको सपना दिखा सके कि तुम भी भारत की गौरवमयी सिविल सेवा का हिस्सा बन चुके हो। एवं इस आर्थिक सुधारों के कारण जब देश में पैसा जनरेट हुआ तो सरकार के पास भी ढेर सारा टैक्स पहुंचा और सरकार का खजाना भरा तो सरकार ने भी ढेर सारे वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए। सरकार ने हॉस्पिटल बनवाना शुरू किए, सरकार ने स्कूल बनवाना शुरू किए, सरकार ने यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू की, सरकार ने ढेर सारी स्कॉलरशिप देनी शुरू की और आम लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ा और ढेर सारे लोग हायर एजुकेशन की ओर जाने लगे। और जब ढेर सारे लोग हायर एजुकेशन की ओर जाने लगे तो भारत में सिविल सर्विसेज का आकर्षण बड़ा जबरदस्त है। गांव की माताएं कहती हैं, इतना पढ़ रहे हो कलेक्टर बनोगे क्या? या जब कोई बच्चा किसी एग्जाम में सफल होकर के जाता है आशीर्वाद लेने अपने मां बाप के पास, अपने बुजुर्गों के पास, तो लोग कहते हैं कलेक्टर बन गए क्या? जो कलेक्टर की नौकरी है ना, जो सिविल सेवा का जो पद है, वह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, भारत में उससे एक गरिमा जुड़ी हुई है। जितने भी प्रकार की नौकरियां हैं, जितने भी प्रकार के काम हैं, वह आपको रोजगार देते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको आर्थिक तरक्की देते हैं। सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज है जिसमें विद्यार्थी जो सेलेक्ट हो जाता है उसको रोजगार तो मिल ही जाता है, नौकरी तो मिल ही जाती है, पैसा तो मिल ही जाता है, साथ साथ उसे गौरव मिल जाता है, समाज में महत्वपूर्ण सम्मान मिल जाता है। अब वह शक्ति को भोगने वाला हो जाता है, अब वो सरकार की नीति और कार्यक्रमों का वाहक हो जाता है। जब अधिकारी गांव में जाते थे तो लोग कहा करते थे सरकार आए हैं। क्यों कहते थे लोग सरकार आए हैं? दरअसल आम आदमी को जब भी काम पड़ता है तो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता है, वो मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता है। आम आदमी एसडीएम के पास जाता है, आम आदमी डीएम के पास जाता है, आम आदमी एसपी के पास जाता है। यह जो डीएम एसपी कलेक्टर है ना, यह आम आदमी के सामने चलती फिरती सरकार है। उसके लिए सरकार का यही मतलब है। वो हर 5 साल पर वोट देता है, सरकारें बदलती है, लेकिन यह सरकार जो उसके सामने दिखती है उसे अस्थायी दिखती है। उसके लिए सरकार का मतलब कलेक्टर होता है, एसपी होता है। इसीलिए वो कहता था, जब अधिकारी गांव में जाते थे तो आम आदमी कहता था सरकार आए हैं, माई बाप आए। अब जिस आम आदमी ने अधिकारी को हमेशा सरकार आए हैं कहा होगा, जब उस आम आदमी के पास पैसा पहुंचेगा, शिक्षा पहुंचेगी, जब उस आम आदमी की चेतना का विस्तार होगा तो उसके सपनों का विस्तार होगा, उसकी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार होगा। तो किसान खेत में हल चलाएगा लेकिन अपने बच्चे को कहेगा कि हमने बहुत हल के मूठ थामे, अब तुम सरकार की मूठ थाम लो, तुम सरकार बन जाओ।
पैसा पहुंचा, शिक्षा पहुंची, तो भारत में आम वर्ग के ढेर सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। यानी अब आम आदमी की महत्वाकांक्षाएं भारत की सिविल सेवा में जाने से जुड़ गई। इसका बड़ा असर पड़ा। तकरीबन 10 साल बाद जैसे जैसे आर्थिक सुधार धरातल पर मजबूत होते गए, असर दिखाते गए, वैसे ही यूपीएससी में आम वर्ग के लोगों का, हिंदी माध्यम के लोगों का प्रवेश भी बढ़ता गया। इसके साथ साथ 1993 में एक और काम हुआ था। 1993 में यूपीएससी ने सोशल जस्टिस रिफॉर्म किया। कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि मंडल कमीशन के द्वारा जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, वह रिजर्वेशन यूपीएससी ने भी 1993 से देना शुरू किया। इसका भी एक हिंदी माध्यम के परिणामों पर असर पड़ा। दरअसल ओबीसी के लोग जिस तबके से आते थे, जिस आर्थिक स्थिति से आते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई मैक्सिमम हिंदी माध्यम में ही हुई होती थी। तो एक तो पैसा पहुंचा था, एक तो ज्यादा लोग पढ़ने लगे थे, और एक शासन के दरवाजे खुले। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह निकल करके आया कि 2000 तक आते आते यूपीएससी में गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, झुग्गी का बच्चा, झोपड़ी का बच्चा, खेत का बच्चा, खलिहान का बच्चा भारी मात्रा में जाने लगा। और ये सारे बच्चे हिंदी माध्यम के पढ़े लिखे लोग थे। कुल मिलाजुला करके 2000 से लेकर के 2010 का जो पीरियड है, वह हिंदी मीडियम के लिए गोल्डन ईरा कहा जाता है। 2000 से लेके 2010 का जो पीरियड है, यह हिंदी मीडियम के लिए क्या कहा जाता है? गोल्डन ईरा कहा जाता है। और कुछ फैक्ट है जो इसकी गवाही भी देते हैं। जैसे 2000 में पहली बार हिंदी मीडियम से यूपीएससी में 6 रैंक आया और 7th रैंक आया। अब तक नहीं आया था। पहली बार हिंदी मीडियम का कोई विद्यार्थी 6ठे और 7वें रैंक पर पहुंचा। समझना, पहली बार हो रहा है। और जो आ रहा है वो कौन है? आम है, कॉमन मैन है। 2001 में भी यह कहानी आगे बढ़ती है और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट 15वीं रैंक लाता है। 2002 की तो पूछिए ही मत। 2002 का जो रिजल्ट था, उसने तो एक स्वर्णिम इबारत लिख दी थी। हिंदी माध्यम का स्टूडेंट 2002 में 5वीं रैंक पर पहुंचा, 8वीं रैंक पर पहुंचा, 10वीं रैंक पर पहुंचा। यानी अंडर 10 3 रिजल्ट आए। हम संपूर्ण परिणामों की बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉप के रैंक की बात कर रहे हैं। एवं देखा गया कि तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट टॉप 100 में सेलेक्ट हुए हिंदी माध्यम से। अगर हम 2003, 2004, 2005 की बात करें तो इस दौर में भी जो परिणाम रहे वो भी बड़े संतोषजनक रहे, ठीक ठाक रहे हिंदी माध्यम के लिए। और 2008 में तो हिंदी माध्यम ने छलांग लगाई और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट 3rd रैंक लाए। हिंदी माध्यम को 3rd रैंक मिला। यह गोल्डन ईरा का सर्वोच्च काल था। अब तक का 3रा रैंक ही हिंदी माध्यम से आया है, पहला आना बाकी है। मेरी चाह है कि पहला जो रैंक आए वो हमारे विद्यार्थियों में से किसी। तो कुल मिलाजुला करके यह कहानी रही 2000 से 2010 तक की। लेकिन हुआ क्या, 2010 के बाद हिंदी मीडियम के रिजल्ट में गिरावट आनी शुरू। यानी जितना 2000 से लेकर 2010 तक का जो स्वर्णिम पक्ष था वह कंटिन्यू नहीं रह पाया। हमें इसी पर चर्चा करनी है कि आखिर हमारा स्वर्णिम पक्ष निरंतर क्यों नहीं रह पाया। हिंदी मीडियम ने 3रा रैंक दिया, 5वां रैंक दिया, 8वां रैंक दिया, और वही हिंदी मीडियम 2015-16 में आते आते तरस जाता है अंडर 100 आने के लिए। तो हुआ क्या? क्या हिंदी माध्यम में प्रतिभा शून्य हो गई या कुछ और हो गया? कुछ समस्याएं आ गई हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने, जिनका समाधान विद्यार्थी भी नहीं ढूंढ पाया और जिनका समाधान कोचिंग संस्थान भी नहीं दे पाए। तो हम उन समस्याओं की भी बात करेंगे और उन समाधानों की बात करेंगे कि कौन सी समस्या आई और कौन सा समाधान कोचिंग संस्थान नहीं दे पाए, आज कौन सी समस्या है और उसका क्या समाधान हम लेके आए हैं और क्या समाधान आप लेकर के आएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़े हम कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। तो हमें दिखता क्या है कि 2008 से लेकर के 2014 के बीच यूपीएससी बहुत सारा रिफॉर्म करती है।
8 से लेकर के 14 के बीच यूपीएससी बहुत सारा रिफॉर्म करती है और इन रिफॉर्मों का असर रिजल्ट पर पड़ा हिंदी माध्यम की। तो पहले हम रिफॉर्म समझते हैं, फिर समझेंगे यह रिफॉर्म यूपीएससी ने क्यों किया और साथ साथ यह भी समझेंगे कि रिफॉर्मों के बाद रिजल्ट कैसे प्रभावित होने लगे। तो 2008 से 2014 के बीच जो यूपीएससी ने वेरियस रिफॉर्म किए, उसमें पहली बार 2007 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में निगेटिव मार्किंग लाया। इसके पहले प्रीलिम्स एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो पहला रिफॉर्म यह किया कि 2007 में प्रीलिम्स एग्जाम में निगेटिव मार्किंग ला दिया। दूसरा रिफॉर्म यह किया 2008 में कि जो मेंस का क्वेश्चन होता था, मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होते थे, उनकी प्रकृति बदल दी। जैसे बदला क्या? जैसे मान लो पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे मेंस में, लिखने होते थे, लेकिन 2008 में क्या किया, हर एक क्वेश्चन को 3 भागों में तोड़ दिया। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है, ठीक, 2008 के पहले यह सवाल पूछा जाता था, उसका जवाब लिखना होता था। अब क्या किया यूपीएससी ने 2008 में इसी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट बना दिए, ए, बी और सी। अर्थात एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछने लगे। ये क्वेश्चन किसी और सेगमेंट से, किसी और सेगमेंट से, किसी और सेगमेंट से, तीनों को अनिवार्य कर दिया। यानी पहले जब एक क्वेश्चन लिख करके आप संपूर्ण उत्तर लिख लेते थे, लेकिन 2008 के परिवर्तन के बाद यह हो गया कि आप 3 क्वेश्चन लिख लोगे तब संपूर्ण उत्तर आपका पूरा होगा। यहां यह बहुत बड़ा बदलाव था। इस बदलाव ने मुख्य परीक्षा को बड़ा जटिल बना दिया। तो 2007 में जो प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग लाया गया और 2008 में क्या किया गया, मेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनके प्रकृति में बदलाव ला दिया गया। दूसरा यह किया गया 2008 से 2010 के बीच जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, पहले 2 ऑप्शनल पढ़ने पड़ते थे, अब 1 पढ़ना पड़ता है। तो यूपीएससी ने क्या किया, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था उनके सिलेबस को चेंज कर दिया। हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रही है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि इसी दौर में इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है। इन परिवर्तनों के पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। पहले परिवर्तन जान लीजिए। तो हुआ कुछ यूं कि 2008 से 10 के बीच में यूपीएससी ने अपने जो सिलेबस था उसको बदल दिया, यूं कह दिए कि उसका पुनर्मूल्यांकन किया। साथ साथ 2011 का काल, यहां तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया और 2011 में जो बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, जो मैसिव रिफॉर्म आया, वह था प्रीलिम्स एग्जाम में। और हुआ क्या कि यूपीएससी ने एक नई चीज प्रीलिम्स एग्जाम में इंट्रोड्यूस कर दी जिससे आप लोग बहुत डरते हो, और वह था सी सेट। यानी यूपीएससी ने 2011 में अपने प्रीलिम्स एग्जाम में सी सेट को डाल दिया। एवं सी सेट तो डाला ही, साथ साथ सी सेट के अंक भी जुड़ते थे। आज सी सेट क्वालिफाइंग है, उसके पीछे का आंदोलन है, लेकिन 2011 में जब लाया गया तो सी सेट के अंक जुड़ते थे। अचानक इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी को रीजनिंग पढ़ना पड़ गया, मैथ पढ़ना पड़ गया, इंग्लिश कंप्रीहेंशन पढ़ना पड़ गया, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ गई सी सेट में। तो 2011 में एक बड़ा बदलाव आया प्रीलिम्स के लेवल पर और सी सेट जोड़ दिया गया। साथ ही साथ पुनः 2 साल बाद 2013 में यूपीएससी ने मेंस एग्जाम में एक बड़ा बदलाव कर दिया। और यूपीएससी ने जो मेंस एग्जाम में बड़ा बदलाव किया वह यह था कि जो जीएस पेपर पहले 600 नंबर के होते थे उनको अब 1000 नंबर का बना दिया। यानी पहले जीएस पेपर में 600 नंबर का पूरा जीएस पेपर होता था, 2013 के बदलाव के बाद जीएस पेपर को कर दिया गया 1000 मार्क का। अर्थात जीएस के रोल बढ़ा दिए गए। जीएस का रोल क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। पहले ऑप्शनल डिसाइड करता था आपका चयन होगा या नहीं होगा। कैसे? क्योंकि पहले ऑप्शनल जो हुआ करता था वह 1200 नंबर का हुआ करता था और जीएस हुआ करता था 600 नंबर का। इस कहानी को बदल दिया, इस सिनेरियो को यूपीएससी ने 2013 में बदल दिया। यूपीएससी 2013 में क्या करती है, कहती है कि जो पहले जीएस 600 नंबर का होता था मेंस एग्जाम में, अब हम उसको कर रहे हैं 1000 नंबर का।
यानी जीएस के रोल बढ़ा दिए, साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल उसने कम कर दिया। यूपीएससी ने अपने बदलाव में कहा कि पहले जो 1200 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, अब हम 500 नंबर का ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रख देते हैं। यानी ऑप्शनल की तैयारी से आपको 500 नंबर ही मिलेंगे। साथ साथ पहले 2 ऑप्शनल लिए जाते थे, यूपीएससी ने ऑप्शनल की संख्या घटा करके 1 कर दी, यानी अब 1 ही ऑप्शनल पढ़ना है। साथ साथ जीएस की सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा दी, जैसे एथिक्स। 2013 के पहले मेंस में एथिक्स नहीं होता था, एथिक्स को यही लाया गया। कुल मिला करके मुख्य परीक्षा के लेवल पर 2013 एक बड़ा बदलाव लाया। जीएस, अगर मोटे तौर पर कहें तो जीएस के दायरे को बढ़ाया गया और ऑप्शनल के दायरे को छोटा कर दिया। साथ साथ एस्से में भी बदलाव किए गए। निबंध के पेपर में, निबंध के पेपर को 250 मार्क्स का कर दिया गया। पहले 200 नंबर का होता था और उसको अब कितना कर दिया गया, 250 नंबर का कर दिया गया। इंटरव्यू के दायरे को बहुत थोड़ा सा कम किया गया। पहले 300 नंबर का होता था, 2013 में 275 नंबर का हो गया। यानी 2008 से लेकर के 2013 तक हम देखते क्या हैं कि बहुत बड़े बदलाव के दौर से यूपीएससी गुजरती है। हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। विद्यार्थी परेशान है, बौखलाया हुआ है। एक रणनीति पर काम करके एक साल तैयारी करता है, दूसरे साल यूपीएससी अलग लेकर के आ जाती है। यूपीएससी कह रही थी कि तू डाल तो मैं पात। एक स्टूडेंट रणनीति बनाता है, एक साल पढ़ाई करता है, जब उसकी तैयारी कंप्लीट होती है यूपीएससी सिलेबस बदल दे रही है। अब उसको नई रणनीति पर काम करना है। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि क्या यूपीएससी स्टूडेंट विरोधी हो गई थी? नहीं। क्या यूपीएससी हिंदी विरोधी हो गई थी? नहीं। क्या यूपीएससी क्षेत्रीय भाषाओं की विरोधी हो गई थी? नहीं। फिर यूपीएससी ये बदलाव कर क्यों रही थी? दरअसल इन बदलावों के पीछे एक बड़ी वजह छुपी हुई है, एक रिपोर्ट छुपी हुई है। होता यह था कि इन परिवर्तनों के पहले, अगर टोटलिटी में हम 2008 के पहले चले, तो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता था। 1200 नंबर हमने आपको बताया कि देखो यहां 1200 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो प्रकृति थी, कोई विद्यार्थी एक साल खूब मेहनत से बैठ जाए, खूब मेहनत करे, रट्टा मारने की प्रवृत्ति हो, 300 प्रश्न रट ले, 150 प्रश्न एक ऑप्शनल के, 150 प्रश्न दूसरी ऑप्शनल के, वो आईएएस हो जाता था। यानी उसमें कुछ मौलिक चिंतन नहीं है, उसमें विश्लेषण क्षमता नहीं है, उसकी डायनामिक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन वो अफसर बन गया। ढेर सारे लोग हैं ऐसे बने हुए। अब हुआ क्यों कि ये स्टूडेंट यूपीएससी सेलेक्ट की, और जब यह मसूरी में ट्रेनिंग लेने जाता था तो मसूरी में तमाम गतिविधियां कराई जाती हैं, वहां एग्जाम भी लिए जाते हैं, वहां वो फिट नहीं बैठ पाता था। वो एकदम रटन तो तोता था, तोता बन के आ गया था। तो मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर से कई रिपोर्ट भेजी गई यूपीएससी को, और हर रिपोर्ट में कहा गया था कि आप लोग जो ये तोते भेज रहे हैं, तोते भेजना बंद कीजिए, हमें डायनामिक पर्सनालिटी दीजिए। इस देश के सामने बड़ी समस्याएं हैं और समाधान के हर मोर्चे पर सिविल सर्वेंट ही खड़ा रहता है, आईएएस ऑफिसर ही खड़ा रहता है। इस देश के बड़े सपने हैं और हर सपने को जो पूरा करने का माध्यम है वह सिविल सर्वेंट के द्वारा ही किया जाता है। मसूरी द्वारा कहा गया कि इस देश के विकास का जो रास्ता भी तय करना है, जो विकसित भारत बनाना है, इसके लिए बहुत विजनरी व्यक्तित्व की जरूरत होगी, और वो विजनरी व्यक्तित्व इन रटन तोतों में नहीं है। हमें एक विजनरी व्यक्तित्व दीजिए, हमें एक डायनामिक पर्सनालिटी दीजिए। बार बार ऐसे व्यक्तित्व की मांग की जाने लगी जिसमें विश्लेषण क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, बहुमुखी व्यक्तित्व हो, बहुत एक्टिव हो, हर समस्याओं का मौलिक समाधान उसे पता हो, नई भविष्य की दृष्टि उसे पता हो, जमीनी लेवल पर भारत को समझता हो। जितना वाइब्रेंट ये इंडिया है, उतना ही वाइब्रेंट उसका भी व्यक्तित्व हो, ताकि हर समस्या का माकूल समाधान उसके पास हो, हर चुनौती का माकूल जवाब उसके पास हो। यह मांग की गई मसूरी द्वारा, ट्रेनिंग सेंटर द्वारा। इस मांग का असर पड़ा, दबाव पड़ा, और यूपीएससी ने बार बार बदलाव किए, और यही सारे सब बदलाव किए।
लेकिन इन बदलावों का नेगेटिव असर पड़ गया हिंदी माध्यम पर। यह सही है कि यूपीएससी ने बदलाव इसलिए नहीं किए थे इस हम हिंदी माध्यम से लोग सेलेक्ट करना कम कर दें, लेकिन इनका असर, आंकड़े कहते हैं कि इनका असर पड़ा हिंदी माध्यम पर और देखा गया कि इन बदलावों के बाद जो इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन रेशियो है वह तेजी से बढ़ गया और जो हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेशियो है वह तेजी से कम हो गया। हम बात करेंगे इस पर कि क्यों कम हुआ। अभी हम कुछ आंकड़ों से खेलते हैं। कुल मिलाजुला करके इन जो यूपीएससी ने बदलाव किया उसके जो परिणाम सामने आए कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम हो गया। इतना कम हो गया कि विद्यार्थियों में बौखलाहट आ गई और विद्यार्थियों का एक आंदोलन शुरू हुआ मुखर्जी नगर दिल्ली से। बहुत बड़ा आंदोलन, सिविल सर्विसेज के इन बदलावों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि देश की संसद हिल गई थी। संसद में इस पर चर्चाएं हुई और चर्चाएं अधिक इसलिए भी हुई क्योंकि मई 2014 में ही नई सरकार आई थी और जून 2014 में ही ये मूवमेंट शुरू हो गया था। जब आंदोलनकारी सरकार के पास पहुंचे तो सरकार ने कहा हम तो अभी नए नए आए हैं, ये समस्याएं हमारी देन नहीं है। विद्यार्थियों ने कहा तो क्या करें, हम पुराने के पास जाएं, जो सरकार रहेगी हम उन्हीं से बात करेंगे। और आंदोलनों का दबाव यह हुआ, आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि सीसेट को क्वालिफाइंग बना दिया गया। अर्थात सीसेट जब लाया गया था तब से लेकर के 2014 तक सीसेट के नंबर प्रीलिम्स एग्जाम में जुड़ते थे और सीसेट का जो नेचर था वह इंजीनियर्स को ज्यादा सूट करता था, डॉक्टर को ज्यादा सूट करता था, बिजनेस स्कूल के पढ़े लोगों को ज्यादा सूट करता था, जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से आते थे उनको ज्यादा सूट करता था, क्योंकि अपने ग्रेजुएशन में ही उन्होंने सीसेट पढ़ा था। उन्होंने मैथ्स पढ़ी थी, उन्होंने रीजनिंग पढ़ी थी, उन्होंने कंप्रिहेंशन पढ़े थे, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था। बिजनेस स्कूल के सिलेबस में होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन हिंदी माध्यम का जो लड़का जो अपने शहर की यूनिवर्सिटी से या डिग्री कॉलेज से इतिहास, भूगोल, राजनीति पढ़ के गया है, उसके लिए सीसेट अजीब चिड़िया थी, पहली बार नाम सुना था। अब जब पहली बार ये नाम सुना है और सीधे इसका मुकाबला बिजनेस स्कूल के उस स्टूडेंट से हो रहा है जो 3 साल ऑलरेडी सीसेट पढ़ा है, यह मुकाबले में पीछे हो गया। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पाते थे। हद तो तब हो जाती थी कि कई बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और वे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करने 2 महीने पहले आए हैं, 1 महीने पहले आए हैं, जिन्होंने अभी यह भी नहीं पता है कि मेंस में कितने ऑप्शनल लेने हैं, मेंस का सिलेबस क्या है, 1 महीने में की पढ़ाई किए, प्रीलिम्स पास कर गए, क्योंकि सी सेट उनका पहले से तैयार रहता था। इस सी सेट ने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत पीछे कर दिया और पूरा का पूरा जो ये जन आंदोलन देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी आंदोलन की हमने ली है। ये वही विद्यार्थी हैं हिंदी माध्यम वाले, और इनके आंदोलन असर किया, सी सेट क्वालिफाइंग हो गया। लेकिन सी सेट क्वालिफाइंग होने के बाद भी हिंदी मीडियम का रिजल्ट कुछ बहुत बेहतर नहीं हुआ, अपने स्वर्ण काल के इतिहास को दोहरा नहीं पाया जो 2000 से लेकर के 2010 के बीच था। अगर हम 2015 से लेकर 2020 के आंकड़ों की बात करें तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है वह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता गया, यानी हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। कभी हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो 2000 से लेकर 2010 के बीच 45% हुआ करती थी, कितना हुआ करती थी? 45% हुआ करती थी। 2015 से लेकर के 2020 के दौरान में वो 8% पर आ गई। यानी अगर हम बात करें कुछ यूं कि 2000 से लेकर के 2010 के बीच के आंकड़ों को देखें तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी प्रीलिम्स पास कर रहा है, यानी जितने लोग मेंस दे रहे हैं उसमें 45% हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। लेकिन जब हम 2015 से लेकर के 2020 तक के आंकड़ों की बात करते हैं तो हमें दिखता क्या है कि जितने लोग मेंस दे रहे हैं उसमें हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही 8% है। अब जब प्रीलिम्स मेंस ही 8% लोग दे रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन तो उसके बहुत नीचे हो गया। औसत अगर निकाला जाए, हमने एक औसत निकाला, एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया, और जो
तकरीबन औसत निकला वो ये निकला कि 2015 से लेकर के 2020 के बीच में जो फाइनल सिलेक्शन था उसमें हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का औसत 3% ही था। यानी 3% ही हिंदी माध्यम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। हम कहानी पूरा बता दे रहे हैं, तभी आप समस्या की पहचान करेंगे। और याद रखना, तार्किक रूप से यदि हमने समस्या की पहचान नहीं की तो समाधान भी हमारे पास नहीं होगा। इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ ये आंकड़े बताना नहीं है, इस क्लास का उद्देश्य है वास्तविक समस्या की पहचान करना और विद्यार्थी के स्तर पर जाकर के उन समस्याओं की वास्तविक समाधान प्रस्तुत करना। कुछ समाधान आपके पास है, कुछ समाधान हमारे पास है। हम अपने समाधान लेकर के आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि यह समाधान आपके पास है। दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमारा यूपीएससी वाला का, पीडब्ल्यू का अंतिम उद्देश्य है इस सिनेरियो को बदलना, हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बढ़ाना, उसके गौरव के साथ स्थापित करना, 3% के आंकड़े को 50% ले जाना, यह उद्देश्य हमारा। इसीलिए हम एक क्लास लेकर के आए हैं, इसीलिए हम बातचीत करने आए हैं, क्योंकि 7 तारीख से हमारी क्लास शुरू हो रही है। उसके पहले के सारे डाउट को हम क्लियर करना चाहते हैं। तो कुल मिलाजुला करके 2015 से 2020 के बीच का एवरेज रहा वो 3% रहा। लेकिन 2021 ने उम्मीद दिखाई, 2021 ने उम्मीद दिखाई, दिल बाग बाग कर दिया। और इसी उम्मीद के सहारे हम आपके पास आए हैं कि अब ये कहानी गिरने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। 2021 ने एक बेहतर रिजल्ट दिया और बहुत दिनों के बाद हिंदी माध्यम का सूखा समाप्त हो गया। 2 रैंक्स 2 रिजल्ट आए जो टॉप 25 में थे। तरस गया था हिंदी माध्यम कि अंडर 25 रिजल्ट लाने के लिए। 2021 का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है, काफी विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। लेकिन हम अगर अंडर 100 की बात करें, अंडर 25 की बात करें, तो इस बार बहुत दिनों के बाद 2015 से 2020 के बीच में सिर्फ एक ही 2 बार ऐसा हुआ है। बहुत दिनों के बाद एक ही बार हुआ था, 14वां रैंक आया था। बहुत दिनों के बाद हिंदी माध्यम से टॉप 25 में 2 रिजल्ट आए हैं। रवि कुमार सिहाग हिंदी माध्यम से 18वीं रैंक प्राप्त किए और हिंदी माध्यम क्या ही 22 रैंक आया, 22वां रैंक आया। यानी रैंक का जो सूखा था वो समाप्त हुआ। एक उम्मीद तो जता दी हमारे जैसे शिक्षकों के लिए, आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, कि नहीं, समस्याओं की वास्तविक पहचान कर ली जाए, निष्ठा से उनका वास्तविक समाधान दे दी जाए तो यह सूखा समाप्त हो सकता है। पहला रैंक आना बाकी है और यही मिशन है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ। एक लक्ष्य दे रहा हूं मैं आप लोगों को, पहला रैंक आना बाकी है। जिस दिन कोई मेरा विद्यार्थी पहला रैंक लेकर के आएगा उस दिन उत्सव मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। तो यह बात तो ठीक है, ये तो रहे हमारे लक्ष्य। और अब तक के फैक्ट से हमने ये बात जान लिया कि समस्याएं हैं। अब हम समस्याओं की बात करेंगे और फिर समाधान लाएंगे। अब ये जो समस्याएं हैं वो सिर्फ हिंदी माध्यम के ही पास नहीं है, हर माध्यम के सामने है। उस हर विद्यार्थी के सामने है जो बहुत हायर एजुकेशन से नहीं आया है, मतलब जो आईआईटी से नहीं आया है, आईआईएम से नहीं आया है, लंदन से नहीं आया है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से नहीं आया है, उसके सामने समस्याएं हैं। आम स्टूडेंट जो इस देश का, उसके सामने समस्याएं हैं, चाहे वो किसी माध्यम का रहा। तो आइए, सभी स्टूडेंट के सामने क्या समस्याएं आती हैं या हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के सामने क्या समस्याएं आती हैं, उनकी थोड़ी पहचान करते हैं। ये समस्याएं 2 स्तर पर हैं। एक स्टूडेंट के भी साइड से है, स्टूडेंट के लेवल पर है, और दूसरी मेंटोर्स के लेवल पर है, यूं कहिए कोचिंग के लेवल पर है, जो गुरुजी लोग हैं उनके लेवल पर है। यानी कोचिंग के स्तर पर भी कुछ समस्याएं हैं, स्टूडेंट के लेवल पर भी कुछ समस्याएं हैं। तो स्टूडेंट के लेवल की समस्याओं को पकड़ते हैं, फिर कोचिंग वाले को पकड़ेंगे, फिर यूट्यूब की समस्या देख लेंगे। भाई, स्टूडेंट के लेवल पर जो समस्या है, पहली समस्या यह है कि उसके पास बेहतर कंटेंट नहीं है, बेहतर मटेरियल नहीं है। समस्या नंबर 1 कि बेहतर मटेरियल नहीं है। अब कहोगे बेहतर मटेरियल क्यों नहीं है? दरअसल पहले की चुनौती यह थी कि मार्केट में मटेरियल नहीं था, मटेरियल ढूंढना एक चुनौती थी।
आज की चुनौती है कि मार्केट में इतने प्रकार का मटेरियल भर गया है, इतने प्रकार का कचरा मटेरियल भर गया है कि उसमें से बेहतर क्या है, यह चुनना विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम सूचनाओं के विस्फोट पर खड़े हैं। जिस दौर में हम खड़े हैं ना, वो सूचनाओं के विस्फोट का दौर है। आपके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि उसमें से काम वाली इंफॉर्मेशन को छांटना ही आपके लिए एक चैलेंज बन गया है। पहले का चैलेंज कुछ और था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, ढूंढना पड़ता था, अखबार पढ़ने पड़ते थे, मैगजीन पढ़नी पड़ती थी, गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, पत्रिकाएं भी कम थी, अखबारों से ही नोट्स बना के काम चलते थे। आज सैकड़ों प्रकार की पत्रिकाएं हैं, हजारों प्रकार की क्लास हो गई हैं। इतना इंफॉर्मेशन, विद्यार्थी के दिमाग पर इंफॉर्मेशन की बॉम्बिंग की जा रही है, बॉम्बिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की बमबारी की जाती है। वो सो करके उठता है तो उसे 10 यूट्यूब पर करंट अफेयर की क्लास मिल जाती है। अब उसमें से कौन सही है, कौन बेहतर है, कौन एक्चुअली यूपीएससी के प्रकृति के हिसाब की क्लास है, या वो तो जानता नहीं है। तो उसके सामने मटेरियल की दिक्कत बहुत बढ़ गई है। और यह मटेरियल की दिक्कत इस रूप में नहीं है कि उसके पास मटेरियल नहीं है, यह दिक्कत इस रूप में है कि उसके पर तो मटेरियल की बॉम्बिंग की जा रही है, पीडीएफ पर पीडीएफ दिया जा रहा है, इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है, और जो इकट्ठा हुआ है वो मैक्सिमम कचरा है। सही मटेरियल उस तक पहुंच ही नहीं रहा है, ऐसे में वो कचरा मटेरियल की पढ़ाई कर रहा है। पहली स्टूडेंट साइड की ये दिक्कत है। आप भी जब तैयारी करने आओगे तो यही दिक्कत होगी। अभी मैं इसका समाधान भी बताऊंगा। दूसरी जो दिक्कत स्टूडेंट साइड ये है कि उसका जो बेसिक है, उसका जो फंडामेंटल साइड्स है, जो बुनियाद है उसकी, वो मजबूत नहीं हो रही है। कहोगे बुनियाद क्यों नहीं मजबूत हो रही है? यानी अगर हम दूसरी समस्याओं की बात करें तो कमजोर बुनियाद हम कह सकते हैं। कमजोर बुनियाद, कमजोर बुनियाद का मतलब यह है कि पॉलिटी आया तुरंत बड़ी बड़ी क्लास मिल गई, हिस्ट्री आया तुरंत बड़ी बड़ी क्लास मिल गई, इकोनॉमी आया तुरंत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, आईआर में तुरंत रूस यूक्रेन युद्ध पढ़ने लगा, पंचशील का सिद्धांत उसे पता ही नहीं है, भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ उसे पता ही नहीं है। तीसरी समस्या जो स्टूडेंट लेवल पर है कि स्टूडेंट की बुनियाद कमजोर पड़ रही है। हर विषय का मौलिक चिंतन उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, सिर्फ उसके सर पर सूचनाओं की बॉम्बिंग की जा रही है। वह इतिहास की सूचनाएं दी जा रही है, सुबह से शाम तक कोई आकर के ताबड़तोड़ नोट्स दिया जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। उसके भीतर इतिहास बोध नहीं पैदा हो रहा है। इतिहास को जानना और इतिहास बोध के साथ इतिहास को जानना, दोनों में फर्क होता है। जब आप इतिहास जानते हो इसका मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन जानते हो, लेकिन जब इतिहास बोध जानते हो तो इसका मतलब आप इतिहास को समझ रहे हो। आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, आर्टिकल रटाए जा रहे हैं, संधि समितियां रटाई जा रही हैं, लेकिन आपके भीतर पॉलिटिकल चिंतन का विकास नहीं किया जा रहा है, राजनीतिक बोध का विकास नहीं किया जा रहा है। आपको इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, उद्योग ये है, सेवा क्षेत्र ये है, एमएसएमई ये है, व्यापार ऐसे हो रहा है, बजट ये है, आर्थिक समीक्षा है, लेकिन आपके भीतर आर्थिक चिंतन का विकास नहीं किया जा रहा है, आर्थिक बोध का विकास नहीं किया जा रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट को मजबूत नहीं किया जा रहा है, यानी आपकी बुनियाद कमजोर हो रही है। जीएसएलवी और पीएसएलवी आपको बता दिया जा रहा है तुरंत, कोचिंग में जाओगे तो नोट्स मिल जाएगी, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, यह आपको पता नहीं है। और जब तक आपको क्रायोजेनिक इंजन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जीएसएलवी और पीएसएलवी में अंतर नहीं पता होगा, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है नहीं पता होगा, उसके उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है नहीं पता होगा, तो अभी कोई घटना घटी उसको कैसे रोक सकते हो? यानी बुनियाद कमजोर हो रही है। तो विद्यार्थी के लेवल पर जो 2-3 बड़ी समस्या हैं, पहला एक बहुत अधिक मटेरियल है और वो गलत मटेरियल है, वो कचरा मटेरियल है। दूसरा है उसकी कमजोर बुनियाद, और तीसरा है सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है इसकी प्रकृति ही वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि बुनियाद कमजोर है, प्रकृति ही नहीं समझ पा रहा है। पहले प्रकृति समझना होगा, तब रणनीति बनानी होगी, सीधे वो पढ़ना शुरू कर दे रहा है। तो स्टूडेंट साइड पर मोटे तौर पर सभी समस्याओं को अगर 3 भागों में
विभाजित किया जाए तो स्टूडेंट के लेवल पर मोटे तौर पर 3 प्रकार की समस्याएं हैं। एक, उसे एग्जाम नेचर नहीं पता है, एक्चुअली में पता चल रहा है वो तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो एसएससी का है, फैक्ट रटाए जा रहे हैं, वो तो एसएससी की तैयारी है। यूपीएससी तो फैक्ट के साथ अगर कॉन्सेप्ट नया तो यूपीएससी कहां हुई? यानी साल भर विद्यार्थी यह समझ रहा है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो 3 चीजें विद्यार्थी के लेवल पर समझना मेरे दोस्तों, और इनका समाधान भी मैं बताऊंगा। एक तो बहुत ज्यादा उसके पास कचरा मटेरियल हो गया है, उसकी कमजोर बुनियाद है, और तीसरा, उसे एग्जाम का नेचर नहीं पता है। अब इन समस्याओं में विद्यार्थी लड़ता है, अपना श्रम जाया करता है, अपना समय जाया करता है, अपना पैसा जाया करता है, और फिर एक दिन वो सोचता है, इन्हीं समस्याओं के साथ यूपीएससी की तैयारी करता है, और एक दिन सोचता है कि लगता है कि हम अपने गांव में हैं, हम अपने कस्बे में हैं, हम अपने शहर में हैं, और यहां हमको चीजें नहीं मिल पा रही है, हमें बेहतर मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, हमारी कमजोर बुनियाद है, हम एग्जाम का नेचर नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसे लगता है कि चलो दिल्ली चलते हैं, वहां 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की फीस देंगे, वहां कोई कोचिंग करेंगे, और वहां हमें बेहतर मटेरियल दिए जाएंगे, हमारी बुनियाद मजबूत की जाएगी, हमें एग्जाम की प्रकृति बताई जाएगी। और यह सोच करके पिताजी के एफडी तोड़ करके, मां के गहने बेच करके, जमीन गिरवी रख करके, और अगर ये सब कुछ नहीं करता है तो घर में जो बचत का पैसा लेकर के आता है वो 2-3 लाख रुपए किसी मेंटर्स को, किसी कोचिंग को, किसी गुरुजी को दे देता है। सच तो यह है कि अगर 2-4 संस्थानों को छोड़ दिया जाए, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मैक्सिमम जो मेंटोर्स हैं, जो कोचिंग है, जो गुरु हैं, वह इसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, बल्कि प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। प्रॉब्लम और क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर देते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ ही है जो सही देते हैं, जो मैक्सिमम है। 99% कोचिंग, 99% संस्थान, 99% मेंटर, 99% गुरु उसकी जो प्रॉब्लम लेकर के आया था उसे और बढ़ा दिए। बढ़ाए क्या? वो आया था कि हम तक सही मटेरियल नहीं पहुंच रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो भी उपलब्ध मटेरियल है वह स्टूडेंट को पकड़ा दिया। सच तो यह है कि इनका भी मटेरियल ठीक नहीं है, इन्होंने एसएससी के मटेरियल को बीएससी को पकड़ा दिया, जो इनके पास है पकड़ा दिया। यानी यहां भी वो मटेरियल के गलत चुनाव से परेशान था, यहां उसे जो मटेरियल मिला वह भी गलत ही मिला, वह भी कचरा ही मिला। लेकिन वो अभी यह समझ नहीं रहा है, वह जी जान लगा देता है यहां, क्योंकि 3 लाख फीस दी है, 3-4 लाख दिल्ली में कमरा ढूंढने, पीजी रहने में साल भर के खर्चे में खर्च किया, अब वो जी जान लगाया हुआ है। साथ साथ जब वो कोचिंग आया तो यहां भी दूसरी प्रॉब्लम लेकर आया था कि उसकी बुनियाद कमजोर है। कोचिंग में उसकी बुनियाद को कमजोर नहीं बनाया गया, कोचिंग में उसकी बुनियाद को मजबूत नहीं बनाया गया, उसे फंडामेंटल नॉलेज नहीं दिए गए, विषय को विषय बोध के साथ नहीं पढ़ाया गया, विषय को उसके दर्शन के साथ नहीं पढ़ाया गया। यहां भी इंफॉर्मेशन की उस पर बॉम्बिंग कर दी गई। यानी यहां तो बुनियाद कमजोरी थी, यहां जब वो उस पर सूचनाओं की बॉम्बिंग हुई तो यहां भी उसकी बुनियाद कमजोर ही रह गई, या बुनियाद यहां भी उसकी कमजोर ही रह गई। और तीसरी जो समस्या ये थी कि उसे एग्जाम का नेचर यहां भी नहीं पता था, और यहां भी उसे एग्जाम का नेचर नहीं बताया गया, जो बताया गया वह भी गलत बताया गया। कुल मिला जुला करके वो घर से चला था, अपनी बचत का पैसा लेकर चला था, अपने मां बाप के सपने लेकर चला था, अपनी उम्मीदें लेकर के चला था, और वो दिल्ली पहुंचा या किसी शहर पहुंचा, 2-3 लाख फीस दिया, 2-4 लाख रहने का खर्च दिया, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उसे नए प्रकार की समस्याओं में उलझा दिया गया, उसकी समस्याएं और बढ़ा दी गई। वो दोषी नहीं है, वो तो इनोसेंट है, वो तो निर्दोष है, वो तो सिर्फ श्रम कर रहा है, उसने तो सिर्फ सपने देखे हैं, वह तो इस सिविल सेवा का हिस्सा बनकर के अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, इस राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहता है।
अपने मां बाप के सपने को सच करना चाहता है, उनकी आंखों में खुशियां देना चाहता है। वो चाहता है कि खेत में हल चलाने वाला हमारा पिता जिस दिन हम कलेक्टर बन के आए वो सीना तान करके निकले, सर पर पगड़ी बांध करके निकले। इसीलिए तो सब कुछ कर रहा है। लेकिन यहां उसकी समाज और बढ़ गई। ये पैसा भी बेकार गया, समय भी बेकार गया, और यहां से घाव लेकर के आया था, यहां गैंग्रीन बन गया। यानी समस्या और बढ़ गई। और इस समस्या का एहसास उसे तब होगा 2-3 साल पढ़ाई कर लेगा, कोचिंग कर लेगा, बोरी के बोरी नोट्स इकट्ठा कर लेगा, मटेरियल ले लेगा, और उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। यानी वो यहां से निराश होकर के यहां समाधान के लिए गया था, अपनी समस्याओं का समाधान यहां ढूंढने गया था, यहां और बढ़ा दिया गया। तो पहले का विद्यार्थी किसी उधेड़बुन में रहता था, लेकिन आजकल देखता है कि चलो यहां समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक नई विधा आई है, नई तकनीक आई है, यूट्यूब पर आते हैं। यूट्यूब पर आते हैं, अब वो पहुंच जाएगा यूट्यूब पर, क्योंकि एक नया माध्यम यूट्यूब पर भी आ गया है। यूट्यूब में भी यही कहानी है। 99.9999%, मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, 99.999999% समझना। जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी लेक्चर हैं, वह बगैर रिसर्च के हैं, बगैर रिसर्च के। करंट अफेयर के नाम पर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। सुबह सो के देखो, यूट्यूब पर जाओ, 100 करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उस पर रिसर्च ही नहीं किया गया है। अरे भाई, हर घटी घटना करंट अफेयर नहीं होती है। यूपीएससी नई सवाल पूछती है। आरआर मूवी आई, आरआर मूवी आई, यूट्यूब के बड़े बड़े शिक्षक इस मूवी की समीक्षा कर रहे हैं, ये कौन सा करंट अफेयर हुआ? बाहुबली सिनेमा की समीक्षा कर रहे हैं, ये कौन सा करंट अफेयर हुआ? कुछ भी घटना घट गया, ईरान में हिजाब के कारण एक लड़की को मार दिया वहां की पुलिस ने, इस पर वीडियो बना रहे हैं और आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो। केरल में जादू टोना हो गया, उसको आप पढ़ रहे हो। पूरा का पूरा यूट्यूब को पढ़ाई की जगह या तो सनसनी बना दिया गया है या तो मनोरंजन बना दिया गया है। याद रखिएगा, सनसनी के लिए टेलीविजन के कार्यक्रम हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए सास बहू के धारावाहिक हैं। मनोरंजन के लिए मनोरंजन चैनल है, इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज चैनल है। यूपीएससी की जो पढ़ाई होनी चाहिए, अगर कोई पढ़ाई का चैनल है, याद रखना, कोई पढ़ाई का चैनल है तो उस पर पढ़ाई होनी चाहिए, सनसनी ना फैलनी चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मस्खरापन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एजुकेशन चैनल है वो युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, उनके सपनों से जुड़ा है, उनकी उम्मीदों से जुड़ा है। और ये सपने उम्मीदें भविष्य सिर्फ उनके ही नहीं है, ये सपने उम्मीदें भविष्य इस देश के भी है। अगर युवा बनेगा, युवा पढ़ेगा, युवा बढ़ेगा तो देश बनेगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। युवा और राष्ट्र अलग अलग नहीं होते हैं। हर युवा चलता फिरता भारत है। याद रखिएगा, ये मेरा संदेश आप लोगों को। हर वो नौजवान जो भी 21 का हुआ, 18 का हुआ है, 19 का हुआ है, वो सिर्फ अपने मां बाप का बेटा ही नहीं है, वो अपनी बहन का भाई ही नहीं है, अपने दोस्त का साथी संगाती भी नहीं है, वो सिर्फ हमारा विद्यार्थी ही नहीं है, वह चलता फिरता भारत है, वह एक संपूर्ण राष्ट्र है। क्योंकि राष्ट्र नदियों से, पहाड़ों से, पत्थरों से, चट्टानों से, बाग बगानों से नहीं बनता है, राष्ट्र बनता है इन्हीं नौजवानों से। यह नौजवान बेहतर पढ़ेगा, यह नौजवान आगे बढ़ेगा, इस नौजवान में मौलिक चिंतन का विकास होगा, इस नौजवान में सोच समझ विकसित होगी तो ये देश बढ़ेगा। क्योंकि हर एक नौजवान एक सूक्ष्म राष्ट्र है, और हर एक नौजवान जब इकट्ठा हो जाता है तो बृहद राष्ट्र बन जाता है। तो हर युवा एक चलता फिरता भारत है। याद रखिएगा, हर युवा, आप सब चलते फिरते भारत हैं। आप जितना चलोगे भारत चलेगा, जितना बनोगे भारत बनेगा। लेकिन यूट्यूब पर जब हम देखते हैं तो जितने भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, सबके और मैक्सिमम में, ऑल और मैक्सिमम में एक बहुत बारीक अंतर होता है।
ऑल और मैक्सिमम में एक बहुत बारीक अंतर होता है। एक बारीक सी लकीर होती है। ऑल मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्सिमम ऑल नहीं होता है, लेकिन बहुत बारीक सा अंतर होता है, दशमलव का अंतर। तो जो मैक्सिमम है वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, बकवास हो रही है, मनोरंजन हो रहा है, सनसनी हो रही है, लाइक शेयर की कहानी चल रही है। आप लाइक शेयर के टूल्स नहीं हो, माध्यम नहीं हो, आप तो चलते फिरते राष्ट्र हो। तो कुल मिलाजुला करके जब विद्यार्थी स्टूडेंट यहां से समस्या लेकर के यहां गया तो समस्या बढ़ा दी गई, यहां से यहां आया तो और भी समस्या हो गई। वो समस्याओं के जाल में हिंदी माध्यम का विद्यार्थी फंस गया। अब जो आईआईटी से आया है खुद ही होशियार है, जो आईआईएम से आया है खुद ही स्मार्ट है, वो एक भी आलतू फालतू क्लास नहीं देखता है। जो बड़े बड़े स्कूलों से आए वो खुद ही स्मार्ट है, लेकिन उनसे ही तो देश नहीं है भाई। गांव गरीब, खेत खलिहान, सड़क कस्बों के नौजवान, ये भी तो देश है। अगर इनको हम राष्ट्र निर्माण में नहीं लगा पाएंगे तो फिर राष्ट्र बनाएंगे कैसे? और इनको अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना होगा तो इन्हें सिविल सेवा का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि सरकार की जितनी भी नीतियां और कार्यक्रम है सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सिविल सेवक की होती है। राष्ट्र के सामने जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान की जिम्मेदारी सिविल सेवक की होती है। जितने भी सवाल राष्ट्र के सामने खड़े हैं उनके माकूल जवाब देने की जिम्मेदारी सिविल सर्वेंट की होती है। तो जब तक कि सिविल सेवा का लोकतांत्रिकरण नहीं करेंगे, जब तक एक आम इनोसेंट गांव के बच्चों को उठा करके कलेक्टर नहीं बना देंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी, अधूरी रह जाएंगी। इसीलिए हर स्टूडेंट की समस्या का समाधान करना होगा। हिंदी माध्यम की स्टूडेंट की समस्या का समाधान करना होगा। वह स्टूडेंट जो मेंटर्स और यूट्यूब के जाल में फंस चुका है, उसको इस जाल से निकालना होगा, उसको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना होगा। अब अभिमन्यु की तरह उसे शहीद नहीं करना है। बहुत हो चुके शहीद अभिमन्यु। अब हमारा युवा अभिमन्यु की तरह शहीद नहीं होगा, वह अर्जुन की तरह चक्रव्यूह तोड़ के निकलेगा। तो कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ने के लिए कुछ काम आपको करने होंगे, कुछ हमें करने होंगे, कुछ दोनों को मिलकर करने। और इसीलिए तो हम हैं, हम मतलब इसीलिए तो पीडब्ल्यू है, इसीलिए तो यूपीएससी वाला है। तो आइए अब समाधानों की ओर बात करते हैं। तो पहला समाधान क्या है? तो समाधान है कि जितनी हमें समस्याएं बताई उन्हीं का निराकरण कर लो। क्योर दीज प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम का समाधान कर लो। तो फिर कहोगे गुरुजी गोल गोल घुमा दिए, क्या समाधान कर लो भाई? तो अब मैं बताता हूं समाधान क्या करना है, आपके लेवल पर क्या करना है, मेरे लेवल पर क्या करना है, और हम क्या करेंगे। तो आपके लेवल पर जो पहला काम करना है, पहला नंबर, गांठ बांध लेना मेरे विद्यार्थियों, अपना बेसिक्स और फाउंडेशन मजबूत करो। आपका जो बेसिक्स है, आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है, वो मजबूत करो। कैसे मजबूत करोगे? अब कैसे करोगे ये हम बताते हैं। आपको एनसीईआरटी की सारी किताबें घर में बैठ करके पढ़नी होगी। ठीक, पॉलिटी 6ठी से 12वीं तक की, हिस्ट्री 6ठी से 12वीं तक की, ज्योग्राफी 6ठी से 12वीं तक की, साइंस 6ठी से 10वीं तक की, सोशियोलॉजी 11वीं और 12वीं की, आर्ट एंड कल्चर 11वीं 12वीं की। ये सब जो एनसीईआरटी की बेसिक किताबें हैं वो आपको पढ़नी होगी। तो अपना फाउंडेशन कैसे मजबूत करोगे आप लोग? तो आप लोग एनसीईआरटी की बेसिक किताबें पढ़ोगे, पहली बात। यानी जो आप अपना बुनियाद मजबूत करोगे उसके लिए जरूरी है कि खूब पढ़ोगे एनसीईआरटी को, तभी आपकी बुनियाद मजबूत होगी। और याद रखना, ये जो बुनियाद है ना, ये जो नींव है ना, इसी पर पूरी इमारत का भार होता है, भले ये दिखते नहीं है। जितनी मजबूत बुनियाद बनाओगे उतनी बुलंद इमारत बनेगी। अगर आपकी बुनियाद कमजोर हो गई तो आपकी इमारत भी मजबूत नहीं होगी। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो, बुनियाद बनाओ।
तो फिर आप लोग कहोगे गुरुजी हम एनसीईआरटी पढ़ते, इसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, वो हमारे समझ में नहीं आती हैं, तो फिर हमारी बुनियाद कैसे बनेगी? तो हमने कहा कुछ समाधान हम लेकर के आए हैं। तो हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी के लिए बुनियाद बैच। क्या लेकर के आए हैं? बुनियाद बैच। और यह जो बुनियाद बैच है, आप कहोगे पैसा लेंगे? नहीं, भारत के समस्त विद्यार्थियों के लिए फ्री है, फ्री है। क्योंकि अब गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, कस्बे का बच्चा, छोटे शहरों का बच्चा कलेक्टर बनेगा। ये हमारा मिशन है, ये यूपीएससी वाले का मिशन है। तो काम क्या करना है आपको? आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, खूब बैठ के पढ़ना है, नोट्स बनाना है आपके लेवल पर। यानी समस्या का समाधान आपके लेवल पर एक हुआ कि बुनियाद मजबूत करनी। हम क्या करेंगे? तो आप पढ़िए, हम आपको पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हम भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक, हम भी आपको पढ़ाएंगे। मतलब हमारा संस्थान मुफ्त में, फ्री में, ध्यान दीजिए, मुफ्त में, फ्री में बुनियाद बैच लेकर के आ रहा है। कुछ आप पढ़िए घर पर एक एक राउंड, और फिर एक एक चैप्टर यहां विस्तार से समझाया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ श्रम आप कीजिए, खुद पढ़िए, कुछ श्रम हम करेंगे बुनियाद बैच में, और हम आप दोनों मिलकर के आपकी बुनियाद को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि हमें और आपको दोनों मिलकर के आपको सफल बनाना है। तो पहला काम क्या करना है अपने फाउंडेशन के लिए? आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। दूसरा काम क्या करना है? आपको एनबीटी की हर सब्जेक्ट की किताब पढ़नी है। उस किताब की लिस्ट हम आपको देंगे। एनबीटी मतलब होता है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट, यह भारत सरकार का प्रकाशन है। फिर से सुनिए, एनबीटी और कुछ नहीं, भारत सरकार का प्रकाशन है। यानी इसी एनबीटी के माध्यम से भारत सरकार किताबें छपवाती है। अब खुद लॉजिक लगाइए, जो किताब भारत सरकार खुद छपवा रही है, वही किताब तो सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ किताब होगी। तो जब भी यूपीएससी सवाल बनाती है, या तो वे एनसीईआरटी से बनाती है या एनबीटी की किताबों से बनाती है। तो आप ऑनलाइन एनबीटी पर जाइएगा, वहां आपको एनबीटी की हिस्ट्री की किताब मिलेंगी, आपको एनबीटी की पॉलिटी की किताब मिलेंगी, आपको एनबीटी की ज्योग्राफी की किताब मिलेगी, आपको एनबीटी की सोशल इश्यू की किताब मिलेगी, आपको एनबीटी की आर्ट एंड कल्चर की किताब मिलेगी, आपको एनबीटी की साइंस टेक की किताब मिलेगी, आपको एनबीटी की इकोनॉमी की किताब मिलेगी। हर विषय की एक एक किताब लेकर के पढ़ते जाना है। ठीक, अब कहोगे गुरुजी आप क्या करोगे? तो हम ये करेंगे, ये तो आपके लेवल पर हो गया, आपको भी पढ़ना है। फिर हम जो पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ाने का सोर्स रखेंगे, जो स्रोत रखेंगे, वह एनबीटी की ही किताबों का रखेंगे। इतिहास पढ़ाएंगे तो एनबीटी की किताबों में जो लिखा है वो पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे तो एनबीटी में जो लिखा है वो पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे तो एनबीटी में जो लिखा है वो पढ़ाएंगे। हम सनसनी नहीं फैलाएंगे, मनोरंजन नहीं करेंगे, सूचनाओं की बॉम्बिंग नहीं करेंगे। आपके पास जो भारत सरकार की किताबों में लिखा है वही करेंगे। यानी फिर दोनों मिलेंगे और आपकी बेहतर पढ़ाई करेंगे। इस एनसीईआरटी और एनबीटी और बुनियाद बैच को करने के बाद आपका जो फाउंडेशन है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करोगे। इस स्टैंडर्ड बुक में वही किताबें जो आपने एनबीटी में पढ़ी थी वही आपकी स्टैंडर्ड बुक हो जाएंगी। स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करोगे, यानी एनबीटी की किताबें ही आपकी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक, स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करोगे। फिर आप लोग अपने करंट अफेयर को बेहतर से अपडेट किया करो। आप कहोगे दिक्कत तो यही है गुरुजी, यूट्यूब पर 200 करंट अफेयर की क्लास है। तो आप लोग खुद अपने भीतर एक विजन विकसित करो कि कौन सी करंट अफेयर की क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब कहोगे यह विजन हम कहां से विकसित करें गुरुजी? तो कुछ विजन आप विकसित कर लो, कुछ हम विकसित करवा देंगे। तो आप कैसे विकसित करोगे? तो हर विद्यार्थी को यूपीएससी तैयारी करने से पहले
7 तारीख को हमारा बैच शुरू हो रहा है। उसको पढ़ने से पहले हर विद्यार्थी जो अभी कलेक्टर बनना चाहता है मार्केट में जाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाए। यूपीएससी जो सवाल पूछी है 10 साल का ले आके रखे। और जब सवाल आप पढ़ोगे तो आपको करंट अफेयर की दिक्कत है, तो आप क्या करो कि देखो पिछले 10 साल में करंट अफेयर से क्या सवाल पूछ रही है। जो सारे सवालों से गुजरोगे त्यों आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सी करंट अफेयर की क्लास उचित है, कौन सी करंट अफेयर की क्लास नहीं उचित है, कौन सी मैगजीन उचित है, कौन सी मैगजीन नहीं उचित है। यानी प्रीवियस ईयर की जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो वह जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है करंट अफेयर का उसको समझने में आपकी मदद कर देगा। यह काम आपके लेवल पर होगा। तो आप कहोगे गुरुजी आपके लेवल पर क्या होगा, हमारे लेवल पर क्या होगा, हम क्या नया लेकर आए हैं। क्योंकि हम आए ही इसीलिए हैं क्योंकि हुआ क्या, विद्यार्थी घर से आया था दिल्ली कुछ समस्याएं लेकर के, दिल्ली ने उसकी समस्याएं और बढ़ा दिया और फिर 2-3 साल बाद समाधान के लिए ऑनलाइन एजुकेशन में गया तो ऑनलाइन एजुकेशन ने उसकी समस्या को और कॉम्प्लेक्स कर दिया और जटिल कर दिया। इसीलिए हम आए, इसीलिए पीडब्ल्यू आया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन से समस्या को जटिल किया था हम उसे सरल कर दे, आसान कर दे। हम याद रखिएगा समाधान लेकर आए हैं। हम क्या लेकर आए हैं, समाधान लेकर आए हैं। क्योंकि आपकी पीड़ा से वाकिफ हैं हम, आपके दर्द से वाकिफ हैं हम, और आपका दर्द हमें भी दर्द देता है, आपकी पीड़ा हमें भी पीड़ा देती है कि हमारे गांव का, खेत का, खलिहान का, कस्बे का विद्यार्थी मसूरी में यूपीएससी की ट्रेनिंग लेने नहीं पहुंच रहा है, वो कलेक्टर बन के नहीं आ रहा है। इसी पीड़ा का मलहम ढूंढ रहे हैं हम कि हम आपको भी समाधान बता रहे हैं और खुद भी समाधान लेकर के आ रहे हैं। तो आपके लेवल पे ये है कि करंट, जब पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो आप करंट अफेयर का नेचर समझ जाओगे, और जब नेचर समझ जाओगे तो खुद ही तय कर लोगे कौन क्लास देखनी है, कौन क्लास नहीं देखनी है, कौन मैगजीन पढ़नी है, कौन मैगजीन नहीं पढ़नी है। साथ साथ ये तो आपके लेवल पर हुआ। हम क्या करेंगे, तो हम खुद करंट अफेयर की मंथली पत्रिका या मैगजीन लेकर के आएंगे और हम खुद करंट अफेयर की आपको क्लास भी देंगे। और जो भी पत्रिका और मैगजीन लेकर के आएंगे उसके लिए अलग से रिसर्च टीम बनी है। वे लोग जो यूपीएससी एग्जाम कई बार दिए हैं, कई इंटरव्यू दिए हैं, मेंस दिए हैं, कई प्रोफेसर हैं, वे लोग हमारे इस रिसर्च टीम के हिस्से हैं। तो जो भी आपको क्लास मिलेगी करंट अफेयर की, वह इंफॉर्मेशन की बॉम्बिंग नहीं होगी। जो यूपीएससी के लिए जरूरी है वही पढ़ाया जाएगा हमारी तरफ से। तो हमारी तरफ से हम यूपीएससी के लिए जो जरूरी है अपनी रिसर्च के बाद मैटर लेके आएंगे। आपकी तरफ से एक काम जरूर करना, पेपर उठा करके जरूर लाना। इतनी करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, इतनी मैगजीन हो गई, एक विद्यार्थी कंफ्यूज हो चुका है। मैं बार बार जोड़ रहा हूं, पेपर उठा करके लाना, 10 साल का मिलाना, विश्लेषण करना, खुद दृष्टि विकसित हो जाएगी अगली बार। तो ये काम तो हो गया। तीसरी बात क्या करना है, विद्यार्थी जब 1-2 महीने अपनी पढ़ाई कर ले तो उसे रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक क्वेश्चन तो रोज है। जितना जरूरी खाना खाना है, जितना जरूरी सोना है, उतना ही जरूरी है कम से कम रोज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। तो आपको रेगुलर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लाना है। कई लोग लकीर के फकीर होते हैं। कई विद्यार्थियों से मैं मिला हूं, गांव से आए हैं, शहर से आए हैं, यहां पढ़ने के लिए आए हैं। उनसे कहो नहीं बदलो, बदलते नहीं, जो था वही ठीक है। तो आपको पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लाना होगा, आपको तार्किक बनना होगा, आपको लॉजिकल होना होगा, आपको अपने अध्ययन का दायरा बढ़ाना होगा, आपको अपने सोचने का दायरा बढ़ाना होगा। इंग्लिश के डर में नहीं रहना है, इंग्लिश से विरोध नहीं करना है, इंग्लिश से दुश्मनी नहीं करना है। इतनी अंग्रेजी तो सीखिए कि कॉमन बोलचाल तो कर लो, अंग्रेजी का अखबार तो पढ़ लो। यही है पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट।
पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब नहीं किसी पार्लर में जाइए और बाल वाल कटवार के मेकअप करके एकदम फैशन शो में चले जाइए, नहीं। पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब अपने नजरिए को में सुधार करो, थोड़ा दुनिया के साहित्य से जुड़िए, दुनिया के दर्शन के बारे से जुड़िए, दुनिया में क्या चल रहा है इससे जुड़िए, भारत का अतीत क्या है उसको जानिए, वर्तमान क्या है उसको जानिए, भविष्य क्या है उसको जानिए, संसार किस ओर जा रहा है जानिए, अपने भीतर तार्किक नजरिया विकसित कीजिए। कुछ भी सच है, कुछ भी ठीक है, उसे तब स्वीकार कीजिए जब वो तर्कों के आधार पर सही है। भावुकतापूर्ण निर्णय मत लीजिए। तो अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूवमेंट कीजिए, कहीं भी है। आज से ही व्यक्तित्व का इंप्रूवमेंट शुरू हो जाना चाहिए। जो आप लोग मेरा वीडियो देखो तो उसी क्षण से मैं अपने सभी विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता हूं कि जिस क्षण मेरा वीडियो देखिए उसी क्षण से अपनी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट पर काम करना शुरू कीजिए। आप खुद बैठिए, सोचिए हमारे पर्सनालिटी में क्या कमियां हैं, या नहीं कुछ है कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। हमारा प्रधानमंत्री 8-8 घंटे भाषण देते हैं, थकते ही नहीं है। 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, थकते ही नहीं है। फिर हम 4 घंटे में क्यों थक जाते हैं? अरे युवा का मतलब होता है जोश, युवा का मतलब उत्साह, युवा का मतलब है कभी न थकना, युवा का मतलब है कभी आराम न करना। यही है युवा का मतलब। अगर आप थकते हैं, आपको आराम तलबी की जरूरत है, तो आप युवा नहीं है। और याद रखना, मनुष्य का मस्तिष्क कभी थकता नहीं है। तो सोचिए, अगर थक जाते हैं, आलस रहती है, तो आह्वान कीजिए अपनी शक्तियों का, कहिए खुद से कि मैं अनंत शक्तियों का स्वामी हूं। सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक लोगों से बचिए। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, याद कृतियों से अपने आप को मुक्त कीजिए। सबका भला चाहिए, पर्यावरण से प्रेम कीजिए, सफाई से प्रेम कीजिए, स्वच्छता से प्रेम कीजिए, मूल्यों से प्रेम कीजिए, आदर्शों से प्रेम कीजिए। यही है पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट। जब आपको पेड़ कटते देख करके तकलीफ होने लगे, जब किसी को दुख में देख करके तकलीफ होने लगे, जब आप ईर्ष्या, जलन, द्वेष से पूर्णतः मुक्त हो जाएं, जब आप तार्किक बन जाएं, जब आप असीम ऊर्जा के स्वामी बन जाएं, जब आपको एहसास होने लगे कि अनंत शक्तियां हमारे भीतर समाहित हो गई हैं, अब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त हम कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा आपका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हो चुका है। और अंतिम बात, किसी भी किस्म का तनाव मत लीजिए, क्योंकि दुनिया में अगर कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसका समाधान न मौजूद हो। फिर से सुन लीजिए, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान मौजूद ना हो। और वो युवा के पास तो हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए तनाव मत लीजिए, आपके पास हर समस्या का समाधान है। जागृत तो कीजिए अपने शक्तियों को, और अगर समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आश्वस्त रहिए, भरोसा कीजिए, हम हैं, अर्थात पीडब्ल्यू है, यूपीएससी वाला है। आप चलना तो शुरू कीजिए, मंजिल पर पहुंचा करके आपको हम रहेंगे, ये संकल्प है हमारा, हमारी प्रतिबद्धता है कि वो लड़का जो गांव में बैठ करके, खेत में बैठ करके, झोपड़ी में बैठ करके जब सोचता था कि काश हम भी कलेक्टर बनते, तो वो उदास हो जाता था, निराश हो जाता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता था। या जिसके पास पैसा रहता था, जब शहरों में आता था तो ऑफलाइन, ऑनलाइन कोचिंग, मिसगाइडेड इन दुष्चक्रों में पढ़ करके उसके सपने टूटने पर लगते थे, तो वो उदास हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। ना आपको उदास होना है, ना निराश होना है, ना थकना है, ना थमना है, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, क्योंकि हम हैं, पीडब्ल्यू है, यूपीएससी वाला है। हम आए ही इसीलिए हैं कि हम आपकी हर माकूल समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, तैयार हो जाओ अपने सपने को सच करने के लिए, तैयार हो जाओ इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, तैयार हो जाओ मां बाप का सम्मान बढ़ाने के लिए, तैयार हो जाओ भारत की गौरवमयी सिविल सेवा में शामिल होने के लिए। बस आज इतना ही। जय हिंद।